सीता तो आज तक मुझे मिली नहीं। 99% कृष्ण बनकर जीना चाहूंगा, 1% राम बन के जीना चाहूंगा। बुरे लोग जो जीवन में मिलते हैं उनमें रावण कम होते हैं और शकुनी और दुर्योधन दुशासन ज्यादा होते हैं। न्याय के लिए लड़ना वो भाव था, वो ममता बनर्जी मैंने देखी है। तो लगता है आपको कि कृष्ण का जीवन जैसे संघर्षमय था, आपके जीवन में भी संघर्ष है ना, संघर्षमय रहा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे विद्वान हमारे बीच आज बैठे हैं जिनका सफ़र अपने आप में एक कैनवास की तरह है। एक ऐसा कैनवास जिसमें रंग अभिनय का भी है, जिसमें रंग एक डॉक्टरी की पढ़ाई का भी है, और इसमें जो सबसे बड़ा रंग है वो आध्यात्म का है। आध्यात्म का इसलिए क्योंकि जब ये स्क्रीन पर आते थे तो कहते हैं कि कर्फ्यू लग जाती थी, और ये जब अपनी बातें कहते थे तो लोग उसे एक आध्यात्मिक सीख की तरह लेते थे। और उस ज़माने में यानी कि 90 के दशक में तो वही लाइफ कोच थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर नीतीश भारद्वाज की। राजनीतिक रंग का जिक्र करना भी मैं भूल गई क्योंकि बंगाल चुनाव अभी ख़त्म हुए, शुवेंदु अधिकारी वहाँ के सीएम बन गए। तो कभी बीजेपी में रहे नेता के तौर पर नीतीश भारद्वाज का वो ज़माना, और फिर अब राजनीति को वो कैसे देखते हैं, बीजेपी कितनी बदली है, ये तमाम सवाल होंगे। और महाभारत के जो सबसे बड़े किरदार यानी कि भगवान कृष्ण की जो भूमिका उन्होंने निभाई, उसमें धर्म युद्ध जो उन्होंने कराया था, क्या आज भी वो धर्म युद्ध चल रहा है? ऐसे प्रश्न लेकर आज हम हाजिर हुए हैं। स्वागत कीजिए नीतीश भारद्वाज जी का। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर। तो कहाँ से शुरुआत करूं? कहा वहीं से शुरुआत करता हूँ। देखिए, महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े संत हुए थे, समर्थ रामदास स्वामी। उन्होंने अपना सारा अध्यात्म जो है वो दासबोध नाम के ग्रंथ में लिखा हुआ है। उसमें मूर्खों के लक्षण दिए हुए हैं। उसमें कई सारे लक्षणों में एक महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि जो व्यक्ति स्वयं को विद्वान मानता है वो मूर्ख है। इसलिए मैं विद्वान नहीं हूँ। ज्ञान का महासागर इतना अथाह है कि उसमें गोते लगाते रहो तब भी लगता है कि अरे ये तो मोती मिल गया, लेकिन नीचे और कई सारे मोती पड़े हुए हैं। इसलिए विद्वान तो हूँ नहीं, साधक हूँ। हम वैदिक परंपरा से आते हैं, तो हमें केवल साधना करना सिखाया जाता है। हर चीज़ की साधना करते हैं। कला का उपासक हूँ, साधक हूँ, अध्यात्म का साधक हूँ, जीवन की भावनाओं का साधक हूँ, इतिहास का साधक हूँ, राजनीतिक परिवर्तनों का साधक हूँ। और इसीलिए शायद आपको कृष्ण की भूमिका मिली, जो स्वयं योगी और सबसे बड़े साधक कहलाते हैं, 16 कलाओं के साधक कहलाते हैं। तो क्यों ना हम वहीं से शुरुआत करें। डॉक्टर नीतीश भारद्वाज जब वेटनरी की पढ़ाई कर रहे थे, पशुओं से भी प्रेम के बारे में मैंने आपके बारे में सुना है, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि फिल्मों में आने के बारे में आपने सोचा, या एक सीरियल में आप आएंगे? मैंने ये भी सुना है कि जब आपने ऑडिशन दिया था तो दूसरे किरदारों के लिए दिया था, नकुल सहदेव के लिए दिया था, फिर आप चले गए थे। वो पूरा प्रकरण हमें सुनाइए कि श्री कृष्ण का किरदार, भूमिका आपको कैसे मिली? तो संक्षेप में बता देता हूँ। विदुर के लिए मेरा चयन हुआ था और रवि चोपड़ा जी ने सोचा कि मैं बहुत यंग दिखूंगा विदुर के रोल में। मेरी आयु तब मात्र 24 साढ़े 24 साल की थी। तो उन्होंने फिर बाद में, मेरे लिए कोई रोल नहीं बचा था, लेकिन महाविष्णु की ये इच्छा रही होगी, कृष्ण की इच्छा रही होगी, जो उन्होंने मुझसे ये काम करवाया। मैं रिसर्च कर रही थी तो मुझे पता चला कि जो आपका जन्म है वो भी भगवान श्री कृष्ण के योग से थोड़ा मिलता है। राशि और जन्म नक्षत्र एक ही है। रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र है, वृषभ राशि है। जो भारतीय ज्योतिष संस्था जो है, संस्थान जो है, उसमें भगवान कृष्ण की एक कुंडली सर्वमान्य है। उसमें वही आता है कि जन्म राशि वृषभ और जन्म नक्षत्र रोहिणी, जो कि मेरा है। देखिए, ये कुछ चीज़ें, मेरा ये मानना है आज, तब ये नहीं इतना मैं मानता था, लेकिन अब मेरा ये मानना है कि कुछ चीज़ें विधि लिखित होती हैं और वो केवल एक पात्र को निभाने तक सीमित नहीं होता।
फिर जीवन भी उसी प्रकार से कांटों भरा होता है। देखिए, भगवान कृष्ण का जीवन कोई मतलब फूल की पंखुड़ियों पर चलने वाला जीवन नहीं था। जन्म के पहले ही मृत्यु उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, है ना? तो जीवन तो बहुत ही कठिन था। तो उनकी राशि और जन्म नक्षत्र में जन्म लेने का अर्थ है आपका प्रवास भी, मेरा प्रवास भी कठिन ही होगा। तो लगता है आपको कि कृष्ण का जीवन जैसे संघर्ष में था, आपके जीवन में भी है संघर्ष ना? कई सारे राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन, सामाजिक तो नहीं, व्यक्तिगत जीवन में संघर्षमय रहा, अभी भी संघर्ष चल रहा है। लेकिन आप उस संघर्ष को कैसे निपटते हैं उससे, आप किस प्रकार से संघर्ष का सामना करते हैं, ये मैंने कृष्ण से सीखा। क्या बी आर चोपड़ा ने आपको देखते ही कह दिया था कि ये मेरा कृष्ण है, या फिर ऑडिशंस हुए? नहीं, काफी ऑडिशन हुई। ऑडिशंस हुए तो हुए नहीं, एक ऑडिशन हुई। एक ऑडिशन, एक पहली हुई, विदुर का चयन हुआ, फिर वो मना कर दिया। फिर दूसरा स्पेसिफिक कृष्ण के ऑडिशन के लिए बुलाया और वहीं पर ओके हो गया। तो एक प्रश्न मेरे जहन में आ रहा था कि जब पहली बार आपने कॉस्ट्यूम पहना श्री कृष्ण का, वो मोर पंख लगाए, मुकुट पहने, और शीशे में खुद को देखा होगा, तो क्या महसूस हुआ? आई एम द एक्टर नीतीश भारद्वाज, या फिर अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा कुछ बोध हुआ? क्या बोध हुआ? एकदम से अहम ब्रह्मास्मि ये बोध या ये विचार हम वैदिक परंपरा को फॉलो करने वालों के मन में कभी नहीं आता। ये बहुत बहुत मुश्किल है। अहम ब्रह्मास्मि जब हम कहने लगेंगे तो हो सकता है अहंकार भी आ जाए, इसलिए हमको उससे दूर रखा जाता है। तो वो थॉट तो नहीं आया। लेकिन एक बार में मेकअप हो गया, कॉस्ट्यूम हो गया और लगा कि हाँ ये कृष्ण है, ऐसा नहीं हुआ। 2 बार मेरे जीवन में ये ऐसी चुनौतियां आई हैं। एक बार कृष्ण के लिए वो लुक तय करना, और दूसरी बार जब मैं विष्णु पुराण में परशुराम, भगवान परशुराम का पात्र निभा रहा था। क्योंकि वो जो परशुराम जी का क्रोध है ना, वो मुझ में नहीं है। उनका वो सारा जो आविर्भाव है परशुराम जी का, वो वैसा नहीं हूँ मैं। तो ये चुनौतियाँ थीं, और इसके लिए एक बार नहीं, कई बार कॉस्ट्यूम, मेकअप, इसका ट्रायल करना पड़ा, और तब जाके लगा कि हाँ ये यहाँ से शुरुआत हो सकती है। और वो कृष्ण का मेकअप और कॉस्ट्यूम जो है, क्योंकि मुझे सांवला बनाना पड़ा, फिर वो कॉस्ट्यूम में भी कुछ परिवर्तन करने पड़े, वो सब करते करते 1, 2, 3 एपिसोड में वो सहज हो जाता है। अच्छा, उसमें तो आपने फिर राम का भी किरदार किया विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में। तो ये मेरा प्रश्न है आपसे कि आज के समय से अगर हम देखें, संदर्भ लें आज का, तो आपको कौन सा किरदार ज़्यादा व्यवहारिक लगता है? आप खुद को किसके करीब मानते हैं? कृष्ण के करीब मानते हैं, भगवान राम के करीब मानते हैं, या फिर परशुराम तो आपने कहा कि कठिन था आपके लिए? आपने 2 प्रश्न किए हैं, एक मैं क्या मानता हूँ और दूसरा व्यवहारिक क्या है। व्यवहारिक, जी, है ना? मैं प्रभु रामचंद्र की मर्यादा को मानता हूँ, और इसीलिए मेरा व्यवहार हमेशा मर्यादा में ही सीमित रहता है। मर्यादा को भंग ना करूं, ये मेरा पूरा प्रयास होता है, क्योंकि हर एक चीज़ की मर्यादा होती है। हम अतिथि बनकर कहीं जा रहे हैं तो उसकी एक मर्यादा है। हम अगर होस्ट हैं तो हमारी एक मर्यादा है। मैं पब्लिक फिगर हूं तो मेरी एक मर्यादा है। मैं पिता हूं तो मेरी एक मर्यादा है। तो मर्यादा तो मैंने प्रभु रामचंद्र से सीखी है। लेकिन कृष्ण का जो कृष्ण जी की जो पूरी सीख है, वो मुझे ज़्यादा अपील करती है, क्योंकि आज बुरे लोग जो जीवन में मिलते हैं उनमें रावण कम होते हैं और शकुनी और दुर्योधन, दुशासन ज़्यादा होते हैं। आप शकुनी और दुर्योधन के साथ आप राम बनकर लड़ नहीं सकते, आपको कृष्ण बनना होगा। और यदि कहूँ, सीता तो आज तक मुझे मिली नहीं। कई बार पीठ में मैंने मर्यादा से जीना सीखा, मर्यादा में रहते हुए सब कुछ किया, लेकिन फिर भी पीठ में छुरा भौंका गया कई बार, है ना? तो मेरा ये मानना है कि ये संतुलन आपको रखना पड़ेगा हमेशा,
क्या मैं राम की तरह बर्ताव करूं या कृष्ण की तरह? और मुझे लगता है ये कलयुग है। मैं स्वयं अब अपने जीवन में 99% कृष्ण बनकर जीना चाहूंगा, 1% राम बन के जीना चाहूंगा, वो भी जांच पड़ताल के बाद। ये सामने जो है वो सीता है या शूर्पणखा है? हिडन एजेंडा है कोई? आपका यूज करने के लिए कोई करीब आ रहा है या वाकई आपसे कोई प्रेम कर रहा है? ये जांच पड़ताल करने के उपरांत ही आप राम बन सकते हैं, वरना तो कृष्ण बनेंगे तो व्यावहारिकता से आप सेफ रहेंगे। अच्छा, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कृष्ण पे बहुत प्रश्न उठते हैं कि इन्होंने कर्ण के साथ गलत किया, इन्होंने महाभारत की भूमि पे अधर्म के सहारे पांडवों को जीत दिलाई। तो आज धर्म को भी विवाद से काफी हद तक जोड़ दिया जाता है। कर्ण को हम केवल मृत्युंजय और रश्मि रथी से ना जाने। बिल्कुल, वही चीज मैं कहना चाह रही हूँ कि एक पर्सपेक्टिव, कितने दोनों सुंदर साहित्यकारों ने, उच्च कोटि के साहित्यकार, रामधारी सिंह दिनकर जी, वाह, मतलब जो लिखा है कोई भी व्यक्ति कर्ण से प्रेम करने लगेगा, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जी। कर्ण की व्यथा अपनी जगह सही है। एक उपेक्षित बच्चा, क्यों मेरी माँ ने मेरा त्याग कर दिया, ये साइकोलॉजिकल एक आघात है, मानसिक आघात है बच्चे के ऊपर। और आज जो हम बुराई देखते हैं, जो बुरे लोग देखते हैं जीवन में, क्रिमिनोलॉजी भी, क्रिमिनल्स की भी, भले वो क्रिमिनल फिजिकली क्राइम किया हो या मानसिक आघात करते हो, और कोमल मन में जो आघात होते हैं, कोमल मन के आघात जो है वो कर्ण बनाते हैं। और अर्जुन तो निमित्त मात्र थे, उनके हाथ से हम सारे ही निमित्त मात्र हैं। मैं स्वयं नीतीश भारद्वाज निमित्त मात्र हूँ कि कृष्ण के अध्यात्म का प्रचार प्रसार करूं। कृष्ण की जो बातें मैं समझ पाया हूं वो आज की पीढ़ी के सामने रखूं। थोड़ा सा हम राजनीति की ओर जाएं। आप पांचाली की बात कर रही थी। मैं पांचाली की बात कर रही थी। आपकी सखा जीती है चुनाव में। मेरी सखी जीती है जी बिल्कुल। तो उसने फोन करके बताया, नीतीश मैं 35,000 से जीत गई हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत समय से प्रयास कर रही है रूपा, वहाँ पर सामाजिक कार्य कर रही है, लोगों के बीच में जाती है और बिल्कुल मतलब जमीन की नेता है वो। मुझे बहुत, आई एम वेरी प्राउड ऑफ रूपा गांगुली। वो जो फायर रूपा गांगुली में दिखता था किरदार में पांचाली के, क्या वो फायर है रूपा में? है रूपा में है। वो फायर तो मैंने ममता बनर्जी में भी देखा था। अच्छा, वो एक कहानी सुनी है मैंने कि जब आप एमपी थे और ममता थी जी। ममता जी तब कांग्रेस की एमपी थी, बंगाल में कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता थी। आप लोगों की बातचीत हुई थी कई बार, और मैंने सुना आपको ऑफर भी था टीएमसी जाने का। कई बार ममता जी ने मुझे दिखाया, हाथ फ्रैक्चर लेकर आती थी, फ्रैक्चर में हाथ, देखो नीतीश ये सब जो हैं ये कम्युनिस्ट लोग, मेरे को, मैं जमीन पे उतर के लड़ती हूँ उनके साथ, मेरे ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, मेरा हाथ तोड़ दिया, मेरा ये कर दिया। वो ममता बनर्जी मैंने देखी हैं जिनके मन में करुणा थी, जिनके मन में न्याय के लिए लड़ना, वो भाव था, वो ममता बनर्जी मैंने देखी हैं। इसलिए जब अब पिछले 10 साल की जो कहानियां बंगाल से उनके शासनकाल में आती थीं हिंसा की, बहुत दुख होता था। पता नहीं चलता था कि इस पर विश्वास करूं या ना करूं। आपको लगता है कि बंगाल चुनाव में बीजेपी ने एक धर्म युद्ध लड़ा? ये था ही धर्म युद्ध, और बीजेपी ने नहीं लड़ा। 92% जो वोटिंग हुआ है, तो ये धर्म युद्ध जनता ने ही मान लिया कि ये धर्म युद्ध है। क्योंकि देखिए, अगर आतंक के शासन में आप कब तक जियोगे? नहीं जी सकते आप। और इसीलिए 92% लोग बाहर आए ना। उनको ये विश्वास हो गया कि यदि हम वोट देने जाते हैं तो महिलाओं को विश्वास हो गया कि हमारे पति को मारा नहीं जाएगा। जो कहानियां मैं सुनता था बंगाल से आती थी 10-12 वर्ष की शासनकाल की, वो भयावह कहानियां थी। मतलब जैसा मैंने कहा कि लगता था कि नहीं यार, ममता जी को तो मैं जानता हूं, ऐसी नहीं है वो। फिर ये कहानियां सच हैं कि वो ममता जो मैंने देखी है वो सही है। और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा था, और इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है, और
अमित शाह जी जो कि भारत के गृह मंत्री हैं, गृह मंत्रालय और गृह मंत्री जब कह रहे हैं कि इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज आप करवा रहे हो इलीगल इमिग्रेशन के माध्यम से, मुसलमानों को वहाँ से लेके आना और ये सब करना, ये बात तो ठीक नहीं है ना। ये मेरी दृष्टि में ये राजद्रोह है या देशद्रोह है। अब तो राजद्रोह निकाल दिया है शब्द, अब बीएनएसएस में उसको देशद्रोह कर दिया। इलीगल इमिग्रेशन कौन सा देश स्वीकार करेगा कि आप बाहर से मुसलमानों को ले आओ और अपना वो वोट बैंक बढ़ाओ? ये तो देशद्रोह है। इलीगल इमिग्रेशन शुड नॉट बी टॉलरेटेड बाय एनी कंट्री अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। बिल्कुल। अब मुझे ये बताइए, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जब आपका राजनीति में आगमन हुआ था, वो अटल जी का दौर, आडवाणी जी का दौर, आपने ये तय किया था कि मुझे पॉलिटिक्स में आना चाहिए या ये ऑफर हुआ आपको? कैसे सारा कुछ हुआ? क्योंकि ये भी कहानी आती है कि अटल जी के मन में कुछ एक खरोच सी लगी हुई थी, जिसकी वजह से उनको एक कैंडिडेट की तलाश थी, और वो तलाश वो नीतीश 96 के भारद्वाज। चुनाव की बात कर रही हैं आप। जी जी। आप हमेशा डबल बैरल क्वेश्चन पूछती हैं। एक तो ये चुनाव का क्वेश्चन है, दूसरा है जब मैंने राजनीति कैसे ज्वाइन की। तो देखिए, एक तो हमारा परिवार सोशलिस्ट पार्टी से आता है। मेरे पिताजी जॉर्ज फर्नांडिस के साथ में बहुत करीबी उनके सहयोगी रहे और लेबर मूवमेंट से वो आए। लॉयर थे वो, तो लेबर यूनियन के लीडर थे। तो ये सारे लोग, जॉर्ज फर्नांडिस, मधु दंडवते, मधु लिमये, प्रमिलाताई दंडवते, मृणाल गोरे, कमल देसाई, ये सारे जो सोशलिस्ट पार्टी के बड़े नेता थे तब के, उनके साथ मेरे पिताजी थे, जनार्दन उपाध्याय। तो वो एक दौर, वो काल, प्रभात फेरी में हम लोग निकलते थे और जनसंघ के लिए हम समर्थन देते थे, जनसंघ का, भारतीय जनसंघ का। तो उनके कैंडिडेट्स जितवाते थे, उनके लिए प्रचार करते थे, मैं स्वयं जाता था। लेकिन बाद में जब मैं 4-4.5 वर्ष लंदन में रहा, तब यहाँ पर भारत में बाबरी का ढांचा गिरा, और बाबरी का ढांचा गिरने के बाद भारत की प्रतिमा को यूके के जितने न्यूज़ चैनल्स हैं उनमें केवल नेगेटिव दिखाया जाता था, और भारतीय राजनीतिज्ञ की, नीतिज्ञ की छवि जो है वो या तो यूपी में आतंक या बिहार में लालू जी का आतंक, और ये जो यही दिखाया जाता था। तो भारत की प्रतिमा केवल नकारात्मक बनती जा रही थी। और मैं जब 95 में वापस आया तो मुझे लगा ये नहीं है, और मेरा भी कुछ सामाजिक दायित्व बनता है। अगर मैं पशु चिकित्सक हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मैं बाहर विदेशों में जाकर रेडियो थिएटर करके आया हूँ, अनुभव लेकर आया हूँ, मेरे मन के और मस्तिष्क के किवाड़ आज खुले हैं, मैंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देखा है, पढ़ा है, उसकी किताबें पढ़ी हैं, तो उसका परिणाम या उसका उपयोग मेरी अपनी जनता के लिए भी करवाना मेरा कहीं ना कहीं एक कलाकार के रूप में एक सामाजिक दायित्व बनता है। तो एक एक्टिविज्म की भावना तो आ गई उस समय। तो एक्टिविज्म तो है ही ना कि मैं आके मैं कुछ वापस देना चाहता हूँ। फिर कैसे हुआ सब कुछ? नहीं, पिताजी जो हैं वो क्योंकि लेबर मूवमेंट में थे, तो संघ की एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेबर यूनियन है, भारतीय मजदूर संघ, बीएमएस। तो बीएमएस के कई सारे क्लिष्ट जो केसेस हुआ करते थे वो पिताजी के पास आते थे। तो दत्तोपंत जी ठेंगड़ी जी थे, बहुत समर्पित व्यक्तित्व था उनका, और भारतीय मजदूर संघ के सर्वे सर्वा थे, उनसे संपर्क में आए। ऐसे करते करते आडवाणी जी, अटल जी, कृष्णलाल शर्मा जी, इन सब से संपर्क में आए। तो जब मैं एक बार दिल्ली में था तो कृष्णलाल शर्मा जी ने कहा कि अब पहले भी हम आपसे पूछ चुके हैं, आपने मना किया था राजनीति के लिए, अब तो आ जाइए। और फिर ये मेरा जो अनुभव यूके में रह के जब वापस आया था, तब मेरा मन बन गया कि मैं पार्टी ज्वाइन करूं, और ये तो स्वाभाविक था कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूं, क्योंकि हम लोग तो एंटी कांग्रेस पे ही पले बड़े हैं, और कांग्रेस ने क्या क्या गलतियां की हैं ये तो हम लगातार कार्यकर्ता के रूप में बोलते ही रहे हैं, और एविडेंस के साथ, प्रमाणों के साथ, ये नहीं कि हवा में बात कर दी कुछ भी, है ना। तो ये तो स्वाभाविक था। तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, आडवाणी जी थे पार्टी के अध्यक्ष 95 में, आडवाणी जी से आशीर्वाद लिया और ज्वाइन की। प्रमोद महाजन शूटिंग में भी थे शायद आप, जब आपको कॉल आई कि
चुनाव लड़ना कलराज है? जी आए थे बताने के लिए, फिर कलराज मिश्र जी, मेरी गीता रहस्य की शूटिंग चल रही थी और वो शूटिंग खत्म हो गई और उसके बाद ये चुनाव आया पहला। लेकिन पार्टी ज्वाइन की थी तब मैंने बहुत क्लियरली अडवाणी जी से कहा था कि मेरा समाज के लिए उपयोग कीजिए, चुनाव लड़ना ये मेरे लिए आवश्यक नहीं है। मैं उपयोग करवाने के लिए आया हूं। इसलिए लोग जब कहते हैं ना उपयोग करा लिया, अरे भैया उपयोग करवाने के लिए तो हम आए हैं, है ना। तो पर परिस्थिति ऐसी बन गई बाद में 96 के चुनाव में, जो आप कह रही थी कि अटल जी के मन में एक टीस थी। वो क्या थी कि ये 91 टू 95 ये जो एक नरसिंह राव जी की जो सरकार थी, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा का कांड हुआ था और वो जो पैसे उनको जेएमएम नेताओं को दिए थे वो उन्होंने जाके बैंक में जमा करवा दिए, ये सब करवा दिया, बड़ा सा भ्रष्टाचार का कांड हुआ। और तब जाकर शैलेंद्र महतो जी ने कुछ कह दिया था, या उनके कोई और सहयोगी थे जेएमएम के, उन्होंने कुछ कह दिया था, उसकी बयानबाजियां हुई थी, वो टीस अटल जी के मन में थी। तो जब अडवाणी जी ने मुझे कहा कि आप वहाँ जाकर जमशेदपुर लड़िए, मैंने कहा दादा जमशेदपुर से मेरा मतलब कैसे इतनी दूर, कैसे क्या? बोले नहीं ये आवश्यक है, साउथ बिहार में हमको लड़ना आवश्यक है। और वहाँ पर जो हमारे कैंडिडेट जो हम साउथ बिहार में भाजपा को जिन्होंने स्थापित किया, उस व्यक्तित्व का नाम वो आज भी हैं, बहुत बड़े नेता हैं और बहुत गुणी व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति के रूप में बहुत गुणी हैं इंदर सिंह नामधारी जी। दुर्भाग्य से पार्टी से उनकी अनबन हो गई और वो लालू जी के कैंडिडेट बन गए, लेकिन उनका व्यक्तित्व बहुत महान था, चरित्रवान व्यक्ति हैं वो, है ना। तो उनके सामने कोई लोकली खड़ा रहने के लिए नहीं था और जेएमएम के नेताओं ने भी ये कह दिया था। तो अटल जी अडवाणी जी की इच्छा थी, बल्कि आदेश ही मान के चलिए कि जाओ लड़ो। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे कि एक ऑफर भी आपको आया था टीएमसी की तरफ से, ऐसा हुआ था क्या? और क्या जवाब आपने दिया जब ममता दीदी की तरफ से आपको ये ऑफर आया? क्योंकि आप जानते हैं कि बंगाल काली भक्त है तो कृष्णमय भी है, बिल्कुल है। तो चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु की भूमि है वो, शारदा मठ है, और क्या चाहिए? विवेकानंद जी का जन्म स्थान है, राष्ट्रभक्ति कहें तो बोस का, नेताजी का जन्म स्थान है। ऑफर ये था, हमारे परम मित्र हैं दिनेश त्रिवेदी जी, तब वो टीएमसी में थे, तो दिनेश जी ये ऑफर लेकर आए, ममता जी का मैसेज लेकर आए कि मध्य प्रदेश में हम पार्टी शुरू करना चाहते हैं, एमपी में, क्योंकि तब मैं मध्य प्रदेश में कार्यरत था। हाँ, 99 का चुनाव में राजगढ़ से लड़ा था और 99 से 2007 तक मेरे ख्याल से मैं मध्य प्रदेश में था, पार्टी का महामंत्री भी था, प्रवक्ता भी था। तो दिल्ली जब आया था किसी काम से, तो दिनेश जी तो मित्र हैं ही, तो वो ये संदेश लेकर आए कि दीदी का संदेश है कि हम पार्टी शुरू करना चाहते हैं मध्य प्रदेश में और आप उसके मुखिया बने, हम आपको राज्यसभा में ले आएंगे और जितना फंड चाहिए वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो मैंने मुस्कुराते हुए दिनेश जी से कहा, दिनेश जी आप मित्र हैं, एक मित्र के रूप में मेरा क्या जवाब होना चाहिए आप ही बता दीजिए। तो वो भी मुस्कुराए, मैं भी मुस्कुराया, और मैं टीएमसी में नहीं हूँ, यही उत्तर है। वो बात रह गई। अब मुझे ये बताइए आप कि राम जी, अरुण गोविल जी, वो तो आ गए, कृष्ण भगवान कब आ रहे हैं फिर से एक बार एक्टिव? महाभारत से तो सबसे पहले राजनीति ज्वाइन करने वाला मैं ही था और चुनाव लड़ने वाला मैं था, बाद में रूपा आई है। अभी कुछ ऑफर है आपके पास? नहीं, मैं कोई जिम्मेदारी संगठन की उठाने की? नहीं, भाजपा की कोई जिम्मेदारी मेरे पास संगठन की भी नहीं है, क्योंकि मैं अभी अपना जो फिल्म करियर है उस पर फोकस कर रहा हूं। लेकिन संघ की जिम्मेदारी इस तरह से है, इनडायरेक्ट है। संघ की एक संस्था है संस्कार भारती, हम लोकल स्थानीय जो कलाकार होते हैं, जो लोक कलाओं में रत हैं, उनका प्रचार प्रसार करते हैं, उनका ट्रेनिंग करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले ये देखते हैं। तो संस्कार भारती का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और वनवासी कल्याण केंद्र के साथ भी काम करता हूँ, उनके साथ जुड़ा हूँ जब से मैं जमशेदपुर का सांसद बना। वो पूरा वनवासी क्षेत्र था और वनवासी क्षेत्र की गरीबी, वनवासी
क्षेत्र की उपेक्षा मैं तब से देख रहा हूँ। जी, कन्वर्जन वहाँ का बहुत बड़ा कन्वर्जन मुद्दा है। बहुत ज्यादा है और मैं कन्वर्जन के खिलाफ हूँ, विरोधी। क्योंकि विरोधी तो हूँ, क्योंकि देखिए मुझे क्रिश्चियनिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप आके कहते हो कि आप कन्वर्ट हो जाओ, उसका तात्पर्य ये है कि आपका जो मूल जन्म से जो आपका धर्म है, मैं उसको नजरअंदाज कर रहा हूं, मैं उसको कुछ मानता ही नहीं हूं, उसका मैं अपमान कर रहा हूं कि ये तो कुछ है ही नहीं। क्यों भाई? वनवासी लोग, मैं तो कहता हूं, वो प्रकृति के इतने करीब रहते हैं, वो वैदिक परंपरा के सबसे करीब हैं। हमारे 18 पुराणों में एक पुराण है वृक्ष पुराण, दूसरा पुराण है पशु पुराण। इन पुराणों के वो करीब जीते हैं, वो सीधे प्रकृति के मध्य में रहते हुए प्रकृति का संगोपन करते हुए जी रहे हैं, प्रकृति का धर्म निभा रहे हैं। क्योंकि वो जीसस क्राइस्ट को पूजा नहीं करते, क्योंकि वो कृष्ण की पूजा नहीं करते, तो क्या उनका धर्म नहीं है? पशुओं का अपना धर्म नहीं है? पक्षियों का अपना धर्म नहीं है? मेरा जो धर्म है, जिसमें मैंने जन्म लिया है, उसका अपमान करने का आपको अधिकार नहीं है। तब तो आपको ये और भी फिर आप ये कह रहे हो कि मैं सुपीरियर हूं। कहां से सुपीरियर हो? जब ये मुझे बताइए कि आप तो मतलब अटल जी की टीम में थे, है ना? नहीं, वो ऐसा नहीं होता क्योंकि है। सांसद चुने गए, तो मैं उस लिहाज से कह रही हूँ। मैं इसका विरोध करूंगा। ये मीडिया वालों को बड़ा आसान होता है कि अटल जी का आदमी है। आज जितनी जो लोग हैं, क्या वो केवल मोदी जी के और शाह जी के, अमित जी के हैं क्या? बीजेपी के लोग हैं, राजनाथ सिंह जी, हम संगठन के लोग हैं। राजनाथ जी ने अटल जी के साथ भी काम किया, अडवाणी जी के साथ भी काम किया, मोदी जी के साथ भी काम कर रहे हैं, गडकरी जी ने भी किया, हम सब ने काम किया। मैंने शिवराज जी के साथ भी काम किया, उमा जी के साथ भी काम किया। हम किसी एक, यही अंतर है कांग्रेस कल्चर और बीजेपी कल्चर में। अच्छा, थोड़ा समझाएंगे? और मेरा सवाल इसमें एक और जोड़ लूं। कांग्रेस के लोग गांधी परिवार के लोग होते हैं। गांधी परिवार के आगे उनको कुछ दिखता नहीं है, भले वो गांधी राहुल गांधी ही क्यों ना हो, जो आज बीजेपी के सबसे बड़े प्रचारक हैं। अच्छा, कांग्रेस के भी नेता ये कहते हैं, इसमें राहुल गांधी का भी नाम जोड़ दूं, वो कहते हैं पहले मुझे की बीजेपी पूरा तो करने दीजिए, पहले की बीजेपी बहुत मुझे अच्छी पूरा थी। तो करने दीजिए जी। तो परिवारवाद के परे कांग्रेस या कांग्रेस टाइप की जो पार्टियां हैं वो नहीं देखती, है ना? तो अब मुलायम जी थे, तो मुलायम जी के बाद अखिलेश जी हैं, फिर उनका बेटा होगा। ये कल्चर जो है, ये राजनीतिक कल्चर, ये बीजेपी का नहीं है। कांग्रेस आरोप लगाती है बड़ा सेंट्रलाइज्ड है सब तो कुछ। हाँ भाई, सेंट्रलाइज तो आर्मी और डिफेंस फोर्सेस भी होते हैं। अनुशासन में यदि चलना होगा तो आपको सेंट्रलाइज करना पड़ेगा। सेंट्रलाइज है तभी तो अनुशासन में है। फिर आप दोष भी लेने के लिए तैयार हैं। वो अगर कल को चुनाव कहीं हार गए तो वो व्यक्ति दोष भी ले लेगा। यहाँ पे क्या है, सेंट्रलाइज इसलिए नहीं है क्योंकि क्रेडिट देने के लिए तो गांधी परिवार है, और अगर कहीं हार गए तो दोष किसी का नहीं है। तो ये तो बड़ा मतलब ये क्या हिपोक्रेसी है ना ये। तो ये अंतर है कांग्रेस लाइक पार्टीज जितनी है और कांग्रेस है और बीजेपी में है, तो ये बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए हम संगठन के लोग हैं, हमारी एक विचारधारा है, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है, उसके आगे कुछ नहीं है। कभी प्रधानमंत्री मोदी से भेंट मुलाकात आपकी हुई है? उनकी लीडरशिप को कैसे देख रहे हैं? और खास तौर पे फिर से एक बार बंगाल चुनाव से जोड़कर देखो, कई बार कितना क्रेडिट देते मिले हैं। क्या हम लोगों ने साथ में काम किया है? जब मैं सांसद था तो वो राष्ट्रीय महामंत्री थे पार्टी के, तो हरियाणा और हिमाचल के प्रभारी थे, तो हरियाणा में हम कई बार साथ में चुनाव में मिले हैं। उसके बाद जब सीएम थे गुजरात के, कुछ मुद्दे थे मेरे मन में, क्योंकि मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, मैं पढ़ा लिखा होने के कारण मैं कुछ पॉलिसीज सोच सकता हूँ। तो मुझे लगा कि ये पॉलिसीज गुजरात के लिए हो सकती हैं। तो मैं गांधीनगर में जाकर उनसे कई बार मिला हूँ, बहुत अच्छे से मिले हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद मिला हूँ 2-3 बार, लेकिन मुद्दों को लेकर मिला हूँ। आज मेरा अगर कोई काम नहीं है, मैं जाके क्यों मिलूँ? वो बहुत बिजी हैं भाई, उनको तो पूरा राष्ट्र संभालना है। आखिरी सवाल राजनीति से बस बताएं कि आना चाहते हैं आप एक्टिव पॉलिटिक्स में, चुनाव लड़ना चाहते हैं? अगर आवाज दी गई आ जाइए, तो क्या जवाब होगा? मैंने तब भी अडवाणी जी से कहा था कि चुनाव लड़ना मेरा अंतिम उद्दिष्ट या प्रथम उद्दिष्ट नहीं है। आज भी वही कह रहा हूं। मुझसे भगवान और
पार्टी समाज के लिए अच्छा काम कहीं किसी माध्यम से करवा ले। आज मैं संस्कार भारती के मंच से कर ही रहा हूं ना। वनवासी कल्याण आश्रम में एकल विद्यालय जो हमारे चलते हैं, लाखों हो गए आज। तब कहाँ थे, हजार भी नहीं थे। 25-30 वर्षों में 1.5 लाख के ऊपर एकल विद्यालय गांव गांव में हो गए हैं। जब आप थिएटर करते थे और आपके घर में भी साहित्य का पूरा माहौल माताजी की वजह से, उनके बारे में भी बताइए। और मराठी थिएटर से क्या फिर हिंदी थिएटर में आने का जो फैसला था बहुत सोच समझ के था, या ये ऐसे ही होता गया बिल्कुल नेचुरली, जो कहते हैं ना, जो आपने कहा कि सब कुछ नियति में लिखा होता है, कैसे हुआ? देखिए, जब भी मैं कहता हूं ना कि यह विधि का विधान है या नियति का लिखा हुआ है, इसका गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए आपके सुनने वालों को। मैं क्लियर कर दूं सारे दर्शकों को, मैं फेटलिस्टिक नहीं हूं कि ये तो लिखा हुआ है तो ये तो होगा ही, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये विचार मन से निकाल दो। विधि का विधान जितना चाहे लिखा हुआ हो, लेकिन आपको अपना पुरुषार्थ निभाना पड़ेगा। और इसीलिए हम नसीब, फेट, इन शब्दों को नहीं मानते वैदिक परंपरा में। हमारा शब्द है प्रारब्ध। मेरे प्रारब्ध में जो होगा वो होगा। वो कैसे होगा? प्रारब्ध अर्थात भाग्य प्लस पुरुषार्थ। मेरे भाग्य में विधि का विधान लिखा होगा। नियति ने जो कुछ लिखा होगा वो मेरे भाग्य में लिखा होगा। लेकिन अगर मैं अपना पुरुषार्थ नहीं करूंगा, अपने प्रयास नहीं करूंगा, घर पर बैठे रहूंगा, तो वो भाग्य फलित नहीं होगा। ये समझ लीजिए। सबसे बड़ा ज्ञान हमारे दर्शकों को मिल रहा है कर्म को लेकर। तो थिएटर में कैसे आना हुआ और फिर उसके बाद टेलीविजन? थिएटर तो बचपन से कर ही रहे थे। कला जो मैंने समझी है, सीखी है, साहित्य जो मैंने समझा, सीखा है, वो थिएटर और साहित्य मराठी और हिंदी से सीखा है। मराठी थिएटर से शुरुआत हुई और रवि बासवानी एक बहुत बड़े प्रथित यश कलाकार थे। जाने भी दो यारों में उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। सई का जब मैं नाटक कर रहा था, सई परांजपे जी का मराठी नाटक, जो मेरा पहला व्यावसायिक रंगमंच की प्रस्तुति थी, सोयरिक उसका नाम था, तो उन्होंने कहा कि नितिश यार, तुम्हारी हिंदी तो बहुत बड़ी अच्छी है, तुम ये मराठी थिएटर कर रहे हो, क्या यहीं सीमित रहना चाहते हो? मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ सोचा नहीं। तो बोले फिर ये नाटक तो कर लो सई के साथ, क्योंकि सई से सीखने को बहुत अच्छा मिलेगा, जो कि मिला। लेकिन फिर उसके बाद मेरे मन में कुछ है, मैं बताऊंगा। तब वो उस नाटक के बाद मुझे दिनेश ठाकुर जी के पास ले गए। अंक में दिनेश ठाकुर भी एक बहुत अच्छे स्टॉलवर्ड थे हिंदी थिएटर के। पृथ्वी थिएटर में तब 2 ही बड़े स्टॉलवर्ड्स थे और जो संस्थाएं चलती थी, दिनेश जी की अंक और बाजी, मतलब राज बब्बर जी की पत्नी नादिरा जी, नादिरा जहीर बब्बर, उनकी एकजुट संस्था चलती थी। यही 2 संस्थाएं थी और पृथ्वी में हम लोग राज करते थे और इतना आनंद आता था हिंदी थिएटर करने का। तरह तरह के रोल्स निभाए तो हिंदी थिएटर में शिफ्ट हो गए। साहित्य बहुत अच्छा पढ़ा था मराठी में बचपन से, क्योंकि माताजी ही मराठी की एचओडी थी साहित्य की विल्सन कॉलेज में। तो संस्कृत तो था ही घर में, क्योंकि जो हमारी संस्कृत को लेकर आपसे काशी की जो परंपरा, हम लोग मूलतः हम लोग पालमपुर, जो मतलब सैकड़ों वर्ष पहले हमारा परिवार का जो स्रोत है वो है पालमपुर कांगड़ा। उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो गए काशी, बाबा विश्वनाथ की सेवा कर रहे थे। वहां से छत्रपति शिवाजी महाराज जी के राज्याभिषेक के लिए गागा भट्ट 21 ब्राह्मण परिवारों को वहां लेकर आए महाराष्ट्र में। तो उस विधि में हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने योगदान दिया और वहीं बस गए, रायगढ़ में, तो महाराष्ट्र में बस गए। तो संस्कृत की परंपरा जीवित रखी थी दादाजी ने और पिताजी ने। हिंदी की परंपरा जीवित रखी थी। पिताजी ने ये देखा बिल्कुल कि मैं हिंदी राष्ट्रभाषा समिति की परीक्षाएं दूं, लेकिन रवि बासवानी ने क्या कर दिया, सीधे मेरे हाथ में श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी को पकड़ा दिया है। तो राग दरबारी से मेरा वो जो उच्च कोटि का साहित्य है वहां से शुरुआत हो गई। तो देखिए, थिएटर और साहित्य
ये जो है मैंने मराठी हिंदी दोनों से सीखा है। नींव जो है मेरे दोनों की मराठी है, और उसके ऊपर अगर इमारत बन रही है, अभी भी मैं मानता हूँ इमारत तो बन ही रही है, अभी शिखर कब बनेगा नहीं पता, बनेगा भी या नहीं बनेगा नहीं पता, तो वो सब हिंदी का बन रहा है। मराठी को मैं साथ लेकर चलता हूँ क्योंकि वो मेरी मातृभाषा है। प्रश्न है मेरा, देखिए पॉलिटिकल सवाल आ ही जाते हैं जहन में। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हिंदी को लेकर जिस तरीके की राजनीति होती है, मुझे लगता है आपको सुनना चाहिए उन लोगों को कि किसी प्रदेश में रहते हुए वहाँ की प्रादेशिक भाषा के साथ साथ हिंदी को कैसे आत्मसात करना है। इस तरीके की जो राजनीति होती है, और आप तो महाराष्ट्र में ही रहते हैं, कुछ हाँ, तो कुछ सिविल सोसाइटीज़ की जो चर्चाएं होती होंगी उसमें ये गलत है। अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा मान लिया है, जब डीएमके के जन्म के पहले ही 1947 हुआ ना। अगर देश की स्वतंत्रता आपके पार्टी के स्थापना के पहले हुई है, जब हिंदी को राष्ट्रभाषा मान लिया है, तो आपको ये अधिकार कहाँ से मिलता है कि हिंदी को नकार दें? और आपने सही कहा, मैं तो प्रतीक हूँ, मराठी भी पढ़ना बोलना जानता हूँ, हिंदी भी पढ़ना बोलना जानता हूँ, संस्कृत भी बोलता हूँ, पढ़ सकता हूँ, अंग्रेजी में भी नाटक और बीबीसी रेडियो के स्तर पर जाकर हम नाटक करके आए हैं। प्रॉब्लम क्या है आपको? और जितनी भाषाएं आप अधिक जानेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे, उतने साहित्य के द्वार आपके लिए, आपके बच्चों के लिए खुल जाएंगे। और अंततो गत्वा ज्ञान ही है जो आपको कहीं ले जाएगा। तो ये जो मन के किवाड़, मस्तिष्क के किवाड़ खोलने की बात है ना, ये संकीर्णता राजनीति से जानी चाहिए। और इसीलिए ये अभी एक आशा की किरण है, विजय आए हैं, जो के मतलब उनका नाम मैंने अभी पहली बार मुझे पता चला, जोसेफ कुछ है, और वो क्रिश्चियन है। हाँ, तो वो क्रिश्चियन है, लेकिन नाम तो उन्होंने अपना पूरा करियर जो हिंदू नाम से किया है, माता हिंदू है ना, तो वो विजय नाम से उन्होंने अपना करियर किया है। तो क्रिश्चियन और हिंदू का संगम है माता पिता में। तो ये संकीर्णता अपनी राजनीति से वो और तमिलनाडु की राजनीति से हटाने का प्रयास शुरू करेंगे, ये मेरी उनसे अपेक्षा है। अब जरा फिल्मों पे आते हैं। एक दौर था जब वो गाने गूंजा करते थे, जो गीत नहीं जन्मा वो गीत बनाएंगे, तेरे प्यार का सुर लेकर तेरे प्यार का सुर लेकर संगीत बनाएंगे, जो गीत नहीं जन्मा वो गीत बनाएंगे। आप कितना सुंदर गाते हैं। मेरी माताजी प्रशिक्षित किराना घराने की सिंगर थीं। 10 बजे बैठकें शुरू होती थी शास्त्रीय संगीत की, 6 बजे चलती थी। हाँ, पहले तो लंबे लंबे म्यूजिकल कॉन्फ्रेंसेस होते थे। सारे म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स रात के 10 बजे से 6 बजे तक। आज भी वो जो कॉफ़ी है उसमें जायफल डली हुई कॉफ़ी आती थी, वो आज भी मेरी स्मृति है। रात को अगर कहीं महफिल में जा रहे हैं और कॉफ़ी कोई देता है तो मैं पूछता हूँ जायफल डाला है। तो ये जो स्मृतियाँ हैं, सीख तो नहीं पाया मैं शास्त्रीय संगीत, लेकिन शास्त्रीय संगीत के बहुत अच्छे धुरंधर मेरे मित्र हैं और उनके साथ उठता बैठता हूँ ताकि एक संतुलन बना रहे और कुछ सीखता रहूँ। अच्छा, अब उसी सवाल पर आते हैं। संगीत, केदारनाथ, मोहनजोदारो, बहुत सारे अच्छे किरदार आपने फिल्मों में निभाए। तो आपको लगा कि मेरे जो किरदार मुझे दिए जा रहे हैं टाइप्ड ना हो, मैं बहुत ही सोच समझ के आपने ये किरदार उठाए? सोच समझ कर तो उठाए, क्योंकि अमूमन क्या होता है, 90% लोग ये लेके आते हैं कि अरे ये गुरुजी का रोल है, ये स्वामी जी का रोल है। हाँ, अच्छा, उसमें अगर कुछ अच्छा करने लायक हो तब तो करूं। बस केवल एक स्वामी जी का रोल है, वो हीरो उसके पास जा रहा है या हीरोइन वहां जा रही है, बस एक उतना उसमें करूं क्या भाई मैं? तो जो भी काम कोशिश होती है नहीं, मतलब उसके परे अधिकतर लोग सोच नहीं पा रहे हैं, उसके परे
कि इस व्यक्ति ने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफ महाभारत निभाया है, जिसमें सारी कलाएं कृष्ण की दिखाई हैं। तो ये भी कर सकता है। वो सोचा हमारे मित्र सतीश राजवाड़े ने, जो समांतर जैसा एक सीरियल ओटीटी का मेरे पास लेकर आया। समांतर आज मेरे पास जो जेन जी के लोग आते हैं, वो जो कॉन्सेप्ट है वो मतलब सतीश सोच पाया कि ये बड़ा मिस्टीरियस सा कैरेक्टर है, ये गूढ़ व्यक्तित्व है, जीवंत व्यक्ति है या मृत व्यक्ति है पता नहीं, एक आत्मा है या भूत है पता नहीं। हाँ, और ऐसा नहीं समझ में आती, प्रेजेंट है या पास्ट है, कुछ नहीं समझ में आता। तो ये गूढ़ व्यक्तित्व को निभा सकता है नीतीश। ये देखिए, डायरेक्टर भी तो वैसा हो जो एक कलाकार के भीतर जो छुपा हुआ है वो पहचाने। हर रोज हम कुछ नया करने की सोचते हैं। कल जो अब 4 शोज हमने किए हैं दिल्ली में, कल और परसों में, तीसरे शो के दौरान बीच में जो मेरे पास एक ब्रेक होता है, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया जो मैंने वहां विंग्स में बैठकर अतुल को दिया है। युद्ध आज भी चल रहे हैं ना पूरे विश्व में, रशिया का यूक्रेन के साथ और अमेरिका का पूरे विश्व के साथ कहूंगा मैं। ईरान तो एक सामने है क्योंकि वहां पे तेल है। ट्रंप ने चरमरा दिया है। एक तरफ कोल्ड वॉर है, एक तरफ एक्टिव वॉर है, और ये एक्टिव वॉर जो है इससे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। तो कुरुक्षेत्र की प्रासंगिकता आज के जीवन में इस परिवेश में, परिदृश्य में क्या है, ये मैंने उनको एक थॉट दिया है। डायरेक्शन में भी आप आ गए, एक बहुत ही अक्लेम्ड फिल्म बनाई आपने, पितृ ऋण। और भी प्रोजेक्ट्स अभी आ रहे हैं? हाँ, अभी चल रहे हैं। इसके बीच में मैंने कई सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर रिसर्च करके स्क्रिप्टें लिखी हैं। उसमें से एक हिस्टोरिकल पर अब काम चल रहा है, जिसमें मैं को ऑथर हूँ। मेरे साथ एक बहुत अच्छे ऑथर हैं जो मेरे साथ संवाद लिख रहे हैं। स्क्रीन प्ले मैंने लिखा है, लेकिन फिर से हम लोग उसको स्क्रीन प्ले डायलॉग दोनों मिलके करेंगे, और उस पर काम चल रहा है। स्टूडियो से बात चल रही है। हिस्टोरिकल है, प्रासंगिक है। उससे जो जेनजी है वो भी जुड़ेंगे, सबके लिए है, सबके लिए। देखिए, इतिहास क्या है? हम गोली चलाते हैं तो वो जो बंदूक है उसका वो घोड़ा जिसको कहते हैं ना ट्रिगर, वो पीछे जाता है पहले, फिर हिट करता है। बाण चलाते हैं तो प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाते हैं, उसको पीछे खींचते हैं, फिर उसको छोड़ा जाता है। ये पीछे जाने की जो क्रिया है ना, ये इतिहास से सीख लेने की क्रिया है। अपनी मातृभाषा पर गौरव का अनुभव करो। आपने और आपके बच्चे ने उस मातृभाषा को चुना है, इसीलिए उस मातृभाषा के परिवार में जन्म लिया है। उस पर गौरव का अनुभव करो। उसका साहित्य पढ़ो, लिपि उसकी लिखना पढ़ना सीख जाओ। जितना ज्यादा आप लिखोगे पढ़ोगे भाषाओं को, उतना ज्ञान अर्जित करोगे। वही ज्ञान आपको ले जाएगा हर जगह, पूरे विश्व में। आप अमेरिका जाकर अमेरिका की हिस्ट्री बताओगे तो आपका सम्मान नहीं होगा। आप अमेरिका जाकर भारत की हिस्ट्री बताओगे तो वो लोग आपका अधिक सम्मान करेंगे। गौरव का अनुभव तो तभी होगा ना जब आप अपने बच्चों को ये सिखाओ। आप ही खुद इतने एंग्लिसाइज्ड हो गए हो कि घर में आप अंग्रेजी में ही बोलते हो। हमने भी सीखी अंग्रेजी। हमारे घर में माता पिता ने, माता जी तो मराठी की अध्यापिका एचओडी रही हैं, उसके बावजूद हमारे घर में मंगलवार और गुरुवार हिंदी में ही बात करने का प्रघात था, यह दंड था। हिंदी में ही बात करनी है। बुधवार और शुक्रवार अंग्रेजी में ही बात करनी है, बाकी मराठी में बात करो। ऐसे सिस्टम बनाया हुआ था माता पिता ने। अच्छा, ये करो ना, किसने मना किया है? और मैं उदाहरण हूं, आपके सामने जीवंत बैठा हूं। चरित्र बनता है आपका साहित्य से, कला से, संस्कृति से, शिक्षा से, संगीत से, अध्यात्म से आपका चरित्र बनता है। ये बनाइए अपने बच्चों का और फिर छोड़ दीजिए उनको। तब बच्चे अपने आप भारतीय सभ्यता और भारतीय होने पर गौरव का अनुभव करेंगे। यही मैं कह सकता हूं दर्शकों से। और ये कोई मतलब सीख नहीं दे रहा हूं भैया,
करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीतीश जी। बहुत सारे सवाल हमने आपसे पूछे। मुझे लगता है कि आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर आपका पूरा करियर, एक पूरा कैनवास आज हमने कोशिश की कि उसे उकेरें और आपने उसमें बहुत सुंदर सुंदर रंग भरे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।